बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपको बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मौसम की अगर बात कर लें तो मौसम जो है वो इस टाइम गर्म भी है और अच्छा, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हो तो मौसम का पता नहीं चल रहा होता। अभी जिस तरह हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी तेज़ आंधी और हल्की हल्की बारिश भी रही, लेकिन उसकी वजह से वायरल डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे अभी मैं खुद भी बीमारी का शिकार हूँ। हमेशा एक बात करती हूँ कि सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैंने तो अपना वीकेंड जो है वो बुखार में और इस तरीके से बहुत तकलीफ में गुजारा और अभी भी स्टिल मैं उसी कंडीशन में हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम भी करना है, दोबारा से जो अपने काम के साथ भी इंसान को जो है वो लेकर चलना होता है, तो लिहाजा अच्छी ग़िज़ा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि अभी जिस तरह का मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का होता है कि बहुत ज़्यादा हम पानी जो है इस्तेमाल बड़ा कम करते हैं। तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हों, जो आप घर में बना सकें। इसी के साथ जो है अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बहुत खुश हूँ और मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के एंकर पर्सन हैं सलमान ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सलमान? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है ख्वाजा साहब से डिस्कस करेंगे। वो हम बात करने जा रहे हैं कि जो बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, तो बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो घरों में जाहिर सी बात है आराम भी करना है, सैर भी करनी है और पढ़ना भी है। तो किस तरीके से अपने आप को मसरूफ रख सकते हैं, किस तरह की गर्मियों की छुट्टियां जो है गुजार सकते हैं, वो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे और साथ ही सलमान से डिस्कस करेंगे। इस टाइम हमारी जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टाइम जो आवाम है वो किन मुश्किलात का शिकार है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस टाइम तरक्याती कामों के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइम जो बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस का सामना है हुकूमत की तरफ से। आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई इस तरह का चैलेंज हमारे सामने आ जाता है, मुश्किल आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बजट के हवाले से भी बातें अभी स्टिल जो है वो जारी हैं। देखते हैं कि बजट में कितना, क्योंकि आए दिन तो इसी पे बात हो रही होती कि बजट में टैक्सेस मजीद लगाए जाएंगे और लोगों के लिए और मुश्किलात बढ़ सकती हैं। महंगाई का जो है वो एक दफ़ा फिर तूफान आने वाला है तो लोगों के लिए। और हम सब जाहिर सी बात है लोग इस टाइम जो है ना मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार हैं और उसके साथ फिर जहनी मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर से जानते हैं इस टाइम बच्चे जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ गुजार रहे हैं और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही के नाजरीन को सुबह बखैर और बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। और ये बहुत बड़ा मौजू है। वैसे आम जहन से, आम सोच से देखा जाए या एक आम आदमी का ख्याल है वो तो इसकी अहमियत को नहीं समझ पाएगा कि ये गर्मियों की छुट्टियां होती क्या हैं, क्यों दी जाती हैं, इसके पीछे सोच क्या है, ख्याल क्या है और ये किस लिए दी जाती हैं, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने रिसर्च की है और मैंने ऑब्जर्व किया है, ये वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए एक बेहतरीन चांस है, बेहतरीन मौका है। इसको आप कहते हैं ये फलां चीज हासिल करने का सुनहरी मौका, और इस मौके को खोना नहीं चाहिए, इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चांस है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना है। अच्छा, अब ये कि अब बच्चे घर पे हैं और हम आम तौर पे जो हमारा ज़हन है, मैं अपने दाएं बाएं देखता हूँ, वो ये है कि बस आराम करो, ऐश करो, घूमो फिरो, सैर सपाटा करो, हैं, और एंजॉय करो। हम छुट्टी को इस तरह लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये सारे काम इकट्ठे क्यों नहीं कर लेते? आराम भी करें, एंजॉय भी करें और कुछ आदाब भी हासिल करें, कुछ अपने टारगेट्स गोल भी अचीव करें। और उसके लिए जरूरी है कि टारगेट और गोल सेट किए जाए। मेरे आदाब क्या हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस वक्त को देखें। आसमा, इंसान के पास ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत है वो वक्त है, और वक्त को अगर ईमान से ऊपर भी ले जाएं तो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। और वक्त ऐसी दौलत है कि जो एक दफा छिन जाए फिर वापस नहीं मिलती। आपके पास आज पैसे हैं, आपने खर्च कर लिए, वो फिर आ जाते हैं। वक्त
गया हुआ वक्त फिर कभी वापस नहीं आता। तो टाइम इज मनी। हमें इस सारे सिनेरियो में, इस सारे सीन में सबसे पहले ये देखना है कि मैंने अपने वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है। ये 2 माह मेरे पास एक टाइम पीरियड है, बहुत शॉर्ट पीरियड है, मुझे इन 2 माह के वक्त को यूटिलाइज कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। मैं उन्हें ये कहूंगा कि आप एक शेड्यूल बनाएं। आप बैठे, कागज पेन लें। कागज पेन तो हमारी जिंदगी से खत्म हो गया, अब तो स्क्रीन आ गई। आप मोबाइल पर शेड्यूल बनाएं और उसमें सबसे पहले जो बात आपने लिखनी है वो ये है कि आपके जो बच्चे घर पर हैं उनका स्टडी शेड्यूल क्या है, उनका स्टडी टाइम बनाएं। हम क्या करते हैं, कभी सुबह पढ़ लिया, कभी शाम में पढ़ लिया, कभी दोपहर में पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं। एक शेड्यूल हो कि जिसमें बच्चे ने सुबह 8 से 12 बजे तक, 8 से 11 बजे तक या 8 से 1 बजे तक सिर्फ पढ़ना है और वो रोज पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, पंक्चुअल होकर पढ़ना है और इन्हीं औकात में पढ़ना है जो तय कर लें। एक चीज इस तरफ बढ़ने से पहले मैं और दोहराना चाहूंगा, आमतौर पर बच्चे जो हैं जब घर पे होते हैं, स्कूल नहीं जाना होता, कॉलेज नहीं जाना होता, यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता, तो वो सोए रहते हैं और तवील वक्फे के लिए, बड़े लंबे अरसे के लिए सोते रहते हैं। 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे नहीं। बच्चों की सोने से जागने की जो तरतीब है वो एक ही रखें। वो बहुत जल्दी उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, नमाज पढ़ें, वर्जिश करें, वॉक करें, नाश्ता करें और 8 से 12, 8 से 1 बजे तक पढ़ें। अब पढ़ने में भी एक चीज बहुत अहम है जिसको हम नजरअंदाज करें। आप ये देखें कि मेरे ये बच्चा या बच्ची ये किन सब्जेक्ट में अच्छा है, इसके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से है, जिनमें इसकी रवानी है, याद बड़ा अच्छा कर लेता है, लिख लेता है, उसके कंसेप्ट क्लियर है, वो सब्जेक्ट देखें। और जिनमें वीक है, जिन सब्जेक्ट्स में वीक है उसको ज्यादा टाइम स्टडी में दें। उसके लिए टीचर हायर करें, खिदमात लें, रहनुमाई लें, मुआवनत लें। वो 2 सब्जेक्ट जिनमें वो बहुत वीक है उसको उसमें तेज करें, उसको याद करने के लिए दें, लिखने के लिए दें, वो बड़ा जरूरी है। अब वो जब 1 बजे फारिग हो जाए, स्टडी टाइम में उसकी मसरूफियात तय कर ली आपने, तो अब ना आप उसको कोई स्किल भी सिखाएं, खाना दें, लंच कराएं, उसको कोई स्किल, कंप्यूटर स्किल बहुत जरूरी है आजकल, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। उनको कोई ना कुछ, अच्छा बेटियों के लिए वो मां के साथ कुकिंग करवाएं, बच्चे दोनों बेटा बेटी पेंटिंग सीखें, कंप्यूटर सीखें, कोई नया फन, नई महारत। देखें इस वक्त जो दुनिया है वो महारतों पर जी रही है, स्किल्स की बड़ी वैल्यू है, उनके वो स्किल सीखें बच्चे जो हैं, उसके लिए वालिदैन एहतमाम करें उनको। देखिए इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और इस वक्त दुनिया उसके पीछे भाग रही है, कोडिंग सीख रही है। आप अपने बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखा सकते फौरी तौर पर, उसकी आगाही तो दे सकते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं मजीद। सलमान से जानेंगे। सलमान, इस टाइम जिस तरीके से हम बजट के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से, इस पे अवाम की क्या राय है और हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे कि आया अवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। देखिए जी, हर हुकूमत जो है वो बजट तो लाजमी ही देती है और इस बजट के बगैर जो है वो आपके मुल्क नहीं चला करते। तो जो भी हुकूमत आई है 75 सालों में, सब ने यही कहा है कि जी हमने अवाम दोस्त बजट देना है, मगर अवाम के लिए उस बजट में कितना रिलीफ मिलता है ये तो जब बजट पेश किया जा रहा होता तब पता चल रहा होता है। तो अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो लोगों का यही कहना होता है कि जी बजट में हमें रिलीफ नहीं दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे का एक कारोबार मुंसलिक है, एक बंदा जो है वो कारोबार कर रहा है, मुल्क जो है वो कारोबारों पे चल रहे हैं, तो टैक्सेस जो है वो बढ़ जाते हैं और जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो जो कारोबार करने वाले अफराद हैं वो फिर उनके लिए मसले शुरू हो जाते हैं कि हम टैक्सेस कहां से भरें, जबकि ये एक कौमी फरीजा है और ये कोई आज का नहीं बल्कि हमारे दीन में भी है कि आप हुकूमत को जो है वो टैक्स पे करें ताकि उससे हुकूमत चल सके, क्योंकि हुकूमत के अपने भी अखराजात हैं। दूसरी जानिब देखने में यह आता है कि हुकूमत के अपने अखराजात जो हैं वो बड़े शहाना देखे गए हैं और उन शहाना खर्चों को कम जो है ना वो नहीं करती, जिसकी वजह से टैक्सेस भारी जो हैं वो फिर इंपोज कर दिए जाते हैं अवाम पर। अब अवाम जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा एक चीज क्या मांगती है कि जी हमें बुनियादी सहूलियात मिल जाए, चीनी मिल जाए, आटा मिल जाए, सस्ता घी मिल जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आ जाए, बिजली सस्ती हो जाए, गैस सस्ती हो जाए। मगर जब
मैं फील्ड में निकला तो मैंने लोगों से पूछा, तो लोगों को मैंने यही चीज में ही मुतला पाया कि जी वो एक ही चीज मांग रहे हैं, जबकि हमें इससे आगे भी बढ़ना चाहिए। आईटी सेंटर है, आपका आईटी हब नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में, कोई अच्छे आईटी के इदारे नहीं है। अगर आप साथ नेबरिंग कंट्री को देखें, वो आईटी में बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखना, कोई नहीं मांगता कि यार आपके यहां पर जब इंडस्ट्रियां लगेंगी तो आपके पास कमाने के मौके होंगे। तो लोगों को एजुकेट करना भी हमें चाहिए कि अभी एजुकेट करना बहुत बाकी है कि बजट में आप सिर्फ और सिर्फ यही चीज ना मांगे, आप एजुकेशन मांगे, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज मांगे। उसमें इस वक्त हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करता चलूं तो हेल्थ के अंदर आप ये देख लें कि ड्रग जो है वो इस वक्त आसमान की सतह पर छू चुकी उनकी कीमतें, और हुकूमत ने एक ऐसा इकदाम उठा दिया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई हुई थी उसका काम था कि ड्रग्स को देखे, मेंटेन करे उसकी कीमतों को, और ये देखे कि कोई एक्सपायर वगैरह दवाइयां वगैरह ये तो नहीं मार्केट में बिक रही। अब हुकूमत ने क्या किया कि जी वो उनके इख्तियारात जो है वो खींच लिए, वापस ले लिए, और ये कह दिया गया कि जो कंपनियां ड्रग्स बना रही हैं, जो मेडिसिन बना रही हैं, वो खुद साख्ता जो है वो उसके रेट कभी भी बढ़ा सकती हैं। सही। अब मुझे एक बात बताएं, कारोबारी तो कहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, मैं तो हर दूसरे दिन रेट बढ़ा दूं। अगर आप गल्ला मंडी में चले जाएं तो आप जब किसी के साथ कारोबार कर रहे होते हैं तो पहले दिन वो आपको चीज जो है वो 2 रुपए सस्ती देगा, उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली जो है वो उसकी कीमत को बढ़ाता जाएगा कि चलो ये मेरा घात पक्का होना शुरू हो गया। तो ये तो आपने उनके हाथ में खुद माफिया दे दिया। तो इसके ऊपर जो मेडिसिन मार्केट के सदर थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी इस चीज को जरा नोट करें, और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट और चीज जो है वो ये है कि आपके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, हाँ, उनका फुकदान है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स को तो यकीनी बनाना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी, इसके साथ साथ हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी थी कि उनको यकीनी बनाए, वो भी नहीं है। तो इस बजट के अंदर जो है लोगों ने उम्मीद यही की हुई है कि जो बजट आए उसमें ड्रग्स जो हैं और मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबिलिटी मिले। इसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी बड़ा जो है लोगों ने फोकस दिए कि इसके ऊपर भी जरा वर्क किया जाए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी यहाँ पर लाया जाए। स्पेयर पार्ट्स जो है वो बड़े महंगे कर दिए जाते हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हम यहाँ बना ही नहीं रहे, तो यहाँ पे जब फैक्ट्रियां ही नहीं है तो फिर बनाएंगे नहीं तो फिर हमारी इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर बंद हुई ना इसी महंगाई की वजह से। आपको इंडस्ट्रियां तो बंद हुई है मगर ऑटोमोबाइल पार्ट्स की इंडस्ट्री ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पे बिल्कुल ऐसी है, आप बाहर से मंगवाते हैं फिर आप असेंबल करते हैं, यानी कि आप पहले तो बाहर से मंगवाने में टैक्सेस लगाए हैं, ठीक है, इंपोर्ट के टैक्सेस होते हैं, उसके बाद फिर आप डॉलर में जब आप उन्हें पे करेंगे तो डॉलर आपके मुल्क से बाहर निकलेगा, जब डॉलर निकलेगा तो भाई आपका मुल्क तो ऑटोमेटिकली फिर खसारे में जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब तक वही बात है कि हम अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी और चीज़ों को बेहतर करना होगा, तभी जाकर जो है वो मुल्क हमारा कहीं तरक्की की तरफ चल पाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम ये भी जानेंगे कि शहरी ओलिया में जो हम सीवरेज के मसाइल भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मसाइल हैं, पानी के बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारा सबसे मेन इशू है। अच्छा, एक मुहिम भी हुकूमत की तरफ से जारी हुई, इस पर बात करते हैं, लेकिन आज अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियां वो किस तरह गुजार सकते हैं, स्किल्स हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं और उनके ऊपर कितना काम हो रहा है। अच्छा, तालीमी इदारों के हवाले से भी खालिद साहब हम ये देखते हैं कि जगह जगह इंस्टीट्यूट तो बना दिए गए हैं और हर जगह ये होता है कि आप 3 महीने में, 1 महीने में, 6 माह में जो है वो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अच्छा ट्रेनर होना और तालीमी इदारों का उसके ऊपर फोकस होना ये कितना अहम है और अभी हमारे इदारे इस पर कितना काम कर रहे हैं। देखिए अस्मा, बच्चे जो है ना हमारा आने वाला कल है, कायनात का हुस्न है और कुदरत को अनमोल तोहफा है। इस पर पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है, बच्चों पर, उनके बचपन पर, उनकी इब्तदाई उम्र पर। हमारे यहाँ तो ये जीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ तो बच्चे की पैदाइश हमल से शुरू हो जाती है, वो जब बच्चा बाहर आता है तो उसको 1 साल का कहा जाता है। हमारे यहाँ तो उसको
पालने में, पोसने में, खेलने में, उसके साथ लाड करने में 4-5 साल गुजर जाते हैं। सही बात। बल्कि अब तो ये भी देखा जा रहा है कि 2.5-3 साल के बच्चे भी स्कूल में हमारे यहाँ भेज दिए जाते हैं कि माँ तंग आ जाती है और वो गुस्सा करती है कि बच्चा अब तंग करने लग गया, मोबाइल मांगता है, चीजों को तोड़ता है, जिद करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मेरे सर में दर्द होता है, मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई हूँ, इसको स्कूल भेज दो। वो 3 साल, पौने 3 साल के बच्चे को स्कूल ले कहते हैं, और स्कूल भी ये नहीं कहते कि अभी इसको और तरबियत करे घर में। देखिए, तरबियत का मरकज घर है, ये बात मुसल्लिमा है, तस्लीम शुदा। तालीम जो है वो स्कूल में है। आज तक हम ये नहीं तय कर पाए कि तरबियत करना किसका काम है। वालिदैन समझते हैं स्कूल करेगा, स्कूल समझता है वालिदैन करेगा। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैडम ये इम्तियाज हुसैन बात कर रहा हूँ, मैं मजदूर फरार हूँ। जी जी बोलें। तो मैं ना कुछ काम कर सकता, ना मैं से हो जाता, काम मजदूर फरार हूँ। मैं काफी साल डॉक्टर माल से आज भी गया था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे मुमताज उधर सरकार भेज देते हैं, अगर 2 महीने में आना, 3 महीने में आ रही है कि मैं 6-7-8 माह हो गए, मेरी कोई नहीं सुनता। मैं ना काम कर सकता हूँ, ना घर भी रहता हूँ, मैं हमारा घर भी चलाए थे। अच्छा, माजूर अफराद के लिए जो एक इदारा बनाया गया है, उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी मैंने काफी साल डॉक्टर मावाला से दिया, उन्होंने मुझे कुछ बात नहीं की। उन्होंने कहा 2 महीने पे 3 महीने बाद आना है। मैम जो सैदा बाईपास में है ना, काफी साल डॉक्टर वहाँ से मैंने अपना ये दरखास्त दी हुई थी। अच्छा, जाहिर सी बात है सलमान, आप इस बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है इदारे जो हैं हमारे उस तरीके से अभी, क्योंकि बजट के हवाले से भी इतने मसाइल हो रहे हैं जिसकी वजह से इदारे भी अभी खामोश हैं। इदारे देखें जी, जब बात यह है कि हमारे इदारों के साथ साथ हमारे सियासतदानों की वजह से बड़ा ये मसले मसाइल क्रिएट हुए हैं। इनका नाम क्या है? इम्तियाज। इम्तियाज साहब, आप कॉल पे हैं, मौजूद हैं या चले गए हैं? जी जिन कॉल पे हम कॉल पे। अच्छा, से हम बात आप प्रोड्यूसर साहब से नंबर ले लें, आप मुझे मिलें, आपके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, आप नंबर, हाँ इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, बात करते बच्चों की ना, तो आपका जो सवाल था कि अब इदारे खुल जाते हैं, मेरा एक बड़ा मौकफ है कि ये जो समर कैंप लग जाते हैं, ये सारा कुछ ना, सॉरी टू से, मैं इनका हामी नहीं हूँ। मैं वैसे मुतवाज़न राय देता हूँ हर हवाले से। तो मैं कहता हूँ ये 2 माह बच्चों को पेरेंट्स के साथ गुजारने चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, बच्चे नजरअंदाज हो रहे हैं। माँ, बाप, बड़ा भाई, नानी, दादी, दादा, है जी, ये सब लोग ना मोबाइल में खोए हुए हैं और बच्चा नजरअंदाज है, उसकी तरबियत नजरअंदाज हो रही है। अब हम अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पा रहे, हमारी मसरूफियात इस कदर बढ़ गई, चैलेंजेस बढ़ गए। जैसे अभी सलमान साहब फरमाते थे कि महंगाई हो गई है, महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, एक तूफान आने वाला है महंगाई का, तो फालतू कमाने की तरफ भाग दौड़ कर है। आउटिंग, फैशन, ये चीजें माँ का हिस्सा बन गई। बच्चे नजर, मैं कहता हूँ ये 2 माह वालिदैन हल्फ दें, ओथ दें कि हम बच्चों के साथ गुजारेंगे और घर पे गुजारेंगे। उसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये जो तालीमी इदारे हैं, असल में तालीम बराए फरोख्त हमारे यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। ये तालीमी इदारे नहीं है, तालीम बराए फरोख्त के अवार्ड है। यहाँ जब स्कूल होता है तो बच्चों को रटा लगवाया जाता है, रट्टू तोता बनाया जाता है, उनको सिखाया नहीं जाता, उनको समझाया नहीं जाता। तालीमी निजाम तो ये आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें बच्चों को, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, कुछ भी है, हम कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, उनको याद करवा देते हैं, रट्टू तोता। और वालिदैन जाके क्या कहते हैं, ये अपने कजन से ज्यादा नंबर ले, इसके कजन के 1057 है, इसके 1100 होने चाहिए। और आप देख रहे हैं बच्चे नंबरों के चक्कर में कितने आगे जा रहे हैं, ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो तालीमी इदारों के बाहर स्किल्स सिखाने के बोर्ड लगे हुए हैं, ये हकीकत होंगे, मगर मैं कहता हूँ कि ये समर में, ये वेकेशन जो है, इसको स्पेंड करना है तो बच्चों को घर पे रखें। समर कैंप्स लगाना भी मैं समझती हूँ शायद आपका एक वही बात जो आपने बात की है ना, कि हमारे प्राइवेट इदारों ने ये भी एक ढोंग ही है कि रचाया। तो बस अब मैं ये बहुत सारे दोस्त इस शोबे से व्यवस्था है, मैं नहीं कहना चाहता था, ये जस्ट कि हमारे पास पैसा आ जाए, हम हमारी ये बिल्डिंग का किराया जो ना वो हम निकल आए, ये जो हमारे टीचर्स की तनख्वाह ना ये निकल आए, बस कुछ नहीं होता। बच्चा जो है घर में हुनर सीखेगा ना, स्किल सीखेगा, वो बहुत अच्छा होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चे का स्टडी शेड्यूल बनाएं, आप बच्चे को कोई स्किल सिखाएं, और फिर बच्चे को आप जो है वो बुक रीडिंग की हैबिट दिलाएं। ये वो अच्छे शौक हैं
जो बच्चों में डेवलप, आप देखें हमारी जिंदगियों में से किताब निकल गई, मैं आप हम सब किताब से दूर हो गए हैं। किताब जो है ना वो आपके जहन को जिला बख्शती है, आपके दिमाग को रोशन करती है, आपको दुनिया के अजीम लोगों से मुलाकात करवाती है। हम जब तक किताब से जुड़े रहे, हमारा जो बचपन है वो बहुत इब्तदाई उम्र में हम अखबार पढ़ा करते थे। आज हमारी उर्दू अच्छी है, हमें मालूमात आमा हासिल है, हमें जनरल नॉलेज का पता है, तो वो अखबार की वजह से हम अपनी इमला दुरुस्त करते थे, अपनी गलतियां और अपनी जुबान को समझते सीखते थे। तो बुक रीडिंग की हैबिट इन दिनों कीजिए। उसके लिए भी फिर यही जरूरी है कि आप एक वक्त मखसूस करें कि बच्चे 4 से 5 बजे तक बुक रीडिंग करेंगे। अच्छा, बुक रीडिंग की तरफ बच्चे नहीं आते, माँ बाप हमसे गिला करते हैं, असातिज़ा गिला करते, बच्चे किताब पढ़ते ही नहीं है। तो भाई आप ये बताएं कि आप इनको किताब दिलवाने के लिए साथ ले गए थे, जूता दिलवाने के लिए साथ ले जाते हैं, कपड़े दिलवाने के लिए साथ ले जाते हैं जी, शॉपिंग करवाने के लिए साथ ले जाते हैं, खिलौने लेने के लिए साथ ले जाते हैं, खाना खिलाने के लिए होटल में साथ ले जाते हैं, पार्क में साथ ले जाते हैं, किताब लेने के लिए उनको साथ भी ले जाते हैं। आप उनको बुक शॉप पे ले जाए, बुक कॉर्नर पे ले जाएं, वो बच्चे अपनी पसंद की किताब देखें जो उनको इंटरेस्ट है, स्टोरी पढ़ना चाहते हैं। देखिए इस वक्त दुनिया भर में स्टोरी टेलिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, और आई आल्सो ए स्टोरी टेलर, मैं पूरे पाकिस्तान में स्टोरी टेलिंग करता हूँ। तो मैंने बल्कि इस पर किताब भी लिखी है, कहानी घर के नाम से, जिसमें छोटे बच्चों के लिए 8 से 12 साल के बच्चों के लिए कहानी, बच्चा अपनी पसंद से किताब लाए, अब आप उसको शुरू में पढ़ के सुनाएं एक पैराग्राफ, और फिर कहें अब यार मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम पढ़ के सुनाओ, ये देखो आगे क्या लिखा हुआ है। वो स्लोली बच्चे 2 जुमले पढ़ेंगे, 4, फिर किताब फेंकेंगे, फिर आपने उठानी है, फिर पढ़ना है, फिर वो फेंकेंगे, आपने उनको पढ़ने की जरूरत है, फिर देखेंगे बच्चा किताब रखेगा ही नहीं, उसको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी किताब, वो आपकी वो खुद ब खुद किताब। बच्चे आज भी कहानियां सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को नसीहत अच्छी नहीं लगती, आप उनको किताब दें, उनको कहानियों वाली किताब दें, देखें वो किस तरह दिल चुके थे। अच्छा, हमारे यहाँ पे मोबाइल का भी इस्तेमाल क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, हमारे बच्चे स्पेशली हम अक्सर देखते हैं ना कि बच्चों का मोबाइल की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ हों तो बच्चे थोड़ा खेल के साथ पढ़ाई भी और ये चीज़ें भी मैनेज होती हैं। हमारे बच्चे टोटली कन्वर्ट हो गए हैं मोबाइल के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, आपने गेम्स खेल अपने मोबाइल्स पे खेलनी है, अगर बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स का भी इसमें काफी हद तक कसूर है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी अब वो वाला टाइम जो है ना बड़ा कम हो गया है कि बच्चे भी सीखने का एक चाह रखते हों या नहीं। देखिए इसमें भी ना फिर वही बात है, मैं एक घर में गया, 4 साल का बच्चा और 2.5 साल का बच्चा, 2 बच्चे मोबाइल में मसरूफ थे और वो एक दूसरे छीना झपटी कर रहे थे। तो मैंने कहा ये देखिए ये आपके बच्चे मोबाइल तोड़ नहीं दें, तो कि ये इन्हीं का है, ये 50 हज़ार का मोबाइल ये हमने इन बच्चों के लिए लिया, ये हमारे मोबाइल लेते थे हैं और हमारी ऐप्स डिलीट हो जाती थी, फंक्शंस खराब हो जाते थे, अभी तो हमने इन 2.5-3 साल के 4 साल के बच्चों के लिए अलग से मोबाइल ले लिया कि ये अपने मोबाइल में मस्त रहे। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इसके साथ ही सलमान से जानेंगे। सलमान, हम बात कर रहे थे साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो स्टार्ट की गई, पंजाब के हवाले से बात करेंगे कि इस टाइम क्या क्या मसाइल जो है हमें देखने में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही सेवरेज और पानी की बात हो रही थी कि दोनों जो है यहाँ पर सबसे मेन इशू चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, सुथरा पंजाब मुहिम जो इन्होंने स्टार्ट की मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने अच्छा इकदाम उठाया। देखिए बात ये होती है कि आप कहते हैं, आपके माइंड में होती है कि मैं ये चीज कर दूं, करना नहीं होता, उसके बाद का उसको फॉलो अप लेना होता है। अब ये बड़े जितने भी सियासतदान हैं ये अब जो ऑर्डर कर देते हैं कि बस ये हमारे मुंह से निकला और ऑर्डर जारी हो गया, ठीक है आपने आवाम के लिए अच्छा कर रहे हैं, मगर उसमें कम से कम पीछे फॉलो अप तो लें, लोगों को भी तो पता चले ना कि हाँ भाई ये क्या फीडबैक जा रहा है। आपने सिर्फ ऑर्डर दे दिया और उसके बाद गायब हो गए आप, फॉलो अप उसका लेना ही कोई नहीं। और फॉलो अप में क्या है कि जी आपने फॉलो अप किससे लेना है? डीसी कमिश्नर से। आपको तो उन्होंने अच्छी चीज दिखानी है, उन्होंने तो पॉजिटिव शो दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर आएगा। वजीर आला ने तो डीसी कमिश्नर को पकड़ना है और डीसी कमिश्नर अपनी कोई बुराई तो किसी के आगे पेश नहीं कर सकता कि जी मैं यहां नाकाम हो गया। तो अब सीन ये है कि जी मुल्तान जो बेशतर कॉलोनियां हैं उनकी खासतौर पर अंदरून मुल्तान की बात करें हम, अंदरून मुल्तान जो है अभी भी वो बड़ी बोसीदा सेवरेज निज़ाम पे चल रहा है। उनकी जो सेवरेज पाइपलाइंस हैं वो 50-50 साल पुरानी हैं
और माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर सिस्टम तो ऐसा है कि एक दफा पाइपलाइन डाल दी तो फिर उसके बाद याद आता ओहो ये तो गलत डल गई, फिर दोबारा खोदो। अच्छा, इस तरह रोड्स का भी है सलमान। अरे आप रोड हमने देखा कितना अरसा वो रोड जो है वो इसी तरह ताखीर का शिकार रहा कि वो रोड बना ही नहीं, वहाँ पे लोगों को काफी मुश्किलात रही। अब रोड वो बना, उस टाइम मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लिया, वो रोड को बहुत जल्दी में बना तो दिया गया, लेकिन अभी फिर वही रोड जो है उसको तोड़ फोड़ की हुई है और दोबारा पाइपलाइन वही हालांकि पाइपलाइन की वजह से उसे खोदा था। हाँ, फिर बाद में याद आया ये तो पाइपलाइन पाइप जो है वो वहीं पे पड़े रहे और लोगों के लिए जाहिर सी बात है वहाँ शॉप्स भी थी, लोगों के घर भी थे, तो इतनी मुश्किलात रही और अभी फिर से वही हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ, समनाबाद एक इलाका है हमारा मुल्तान का, अभी रिसेंटली कल की बात है कि समनाबाद के ही रिहायशी थे जो नीलम वैली के अंदर गिरकर बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो समनाबाद में इलाके में गया, मैं हैरान था कि समनाबाद की तकरीबन कोई 5 से 6 गलियां ऐसी थीं जो कि पानी में बिल्कुल डूबी हुई थी और पानी भी कम से कम फुट या 1.25 फुट। 1.25 फुट का मतलब ये होता है कि आपके टखनों से ऊपर पानी आता है और लोगों के घर है गली के अंदर, तकरीबन ज्यादा नहीं तो 500 से 600 घर तो मैंने अपनी खुद आंखों से देखे हैं जो कि उस पानी से मुतासिर हो रहे थे कि घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे लोग। अच्छा, फिर हमने एक और चीज देखी जो इलाका मकीन ने मुझे बताई और ये मेरे लिए डरा देने वाली बात थी कि एक दफा तो मैं खुद कांप गया कि मस्जिद के गेट पे पानी मौजूद है और वो कहते हैं कि जी जब जरा सी या तो बारिश हो जाए या अभी आप देख लीजिएगा ये रात के टाइम ये पानी जो है मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है। हाँ, मुझे ये बताएं कि मस्जिद के अंदर जब दाखिल हो जाएगा पानी तो फिर लोग नमाज किस तरह पढ़ेंगे? कि सेवरेज का नापाक पानी है, उसने तो पूरी मस्जिद नापाक कर दी तो नमाज कहाँ पढ़ेगा, सजदा कहाँ करेगा अल्लाह को? तो उन्होंने जब मुझे ये बातें बताई तो मैं खुद हैरान था कि डीसी कमिश्नर को क्या ये चीजें नजर नहीं आती? इंतजामिया जो है वो क्या काम कर रही है अब? इंतजामिया तो जी वो कहते हैं जी कि लॉलीपॉप दे रही है, आती है ओके जी काम कर जाते हैं। तो जरा इन चीजों को देखें कि मुल्तान के अंदर मसाइल बहुत ज्यादा हैं। डीसी कमिश्नर साहब ने अब एक नई कैंपेन शुरू की हुई है कि जी ये बकरीद आने वाली है तो इस हवाले से हम सुथरा पंजाब मुहिम के तहत वो अभी चली रही है तो अब वेस्ट मैनेजमेंट को भी टास्क दिया हुआ है कि जी आपने अलाइशें जो है वो नहीं छोड़नी। और ये आपने एक चीज कभी नोट की है कि मैं आज तक इस बात मैंने कभी इसके ऊपर बात नहीं की मगर मैं आज बात करूंगा कि आप कचहरी से चले जाएं और पुराना बहावलपुर रोड जो कि KFC रोड हमारा हाई कोर्ट रोड कहलाता है, मुल्तान का सबसे साफ तरीन रोड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर हाउस है, यहाँ पे DC हाउस है, यहाँ पे CPO हाउस है, ठीक है। तो आपके जो मेन चौराहा है वो सिर्फ इसी वजह से साफ रहती है कि वहां पर बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े ऑफिसर्स का घर है। तो यार और दूसरा मुल्तान नजर नहीं आता। दूसरा मुल्तान के अंदर भी जाए, हक देना है तो बराबर से दें। ये आपके औलाद की तरह है, आप इसके बड़े हैं DC कमिश्नर, तो ये नीचे आपकी रियाया और औलाद है, तो इसका जो हक है ना वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका भी सवाल जवाब होगा आखिरत में। अच्छा, वही ना वसाइल सिस्टम ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ जो है वहीं के वहीं हैं। लोग आज भी जो है वो मसाइल का शिकार हैं, परेशान हैं। अच्छा, महंगाई है तो लोग महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आए दिन जो है अब बिजली कितनी महंगी होती जा रही है। लोगों के लिए इसके ऊपर सबसे मेन है कि हमारे बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गैस है तो उसकी बहुत ज़्यादा इस टाइम सबसे, और फिर उसके साथ साथ सेवरेज के हवाले से बात करें, हमें उसका हल हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन उसके भी हम जो है बिल अदा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, समझना बात है। ये कह रहे थे, कह रहे यार हमारे सामने देखें, आप ये देखें, ये पिछले 3 महीने 4 महीने से है बिल हम भर रहे हैं, बिल भर रहे हैं। अच्छा, क्या हमें उसमें उसके हद तक फैसिलिटेट तो नहीं किया जा रहा, लेकिन हम बिल भर रहे हैं। अच्छा, बिल क्या थे पहले? आपका 150, 250 इस तरह था। अभी आपका जो बिल आता है वो 1500, 1800, 2000 तक आपका बिल आता है। आपको बताता हूँ कि एक हुकूमत के कुछ इदारे होते हैं जिन्होंने खुद भी चलना होता है। देखो हुकूमत कब तक फंडिंग करे। आप मिसाल देता हूं मैं आपको कि एक औलाद है, जब वो जवान हो जाती तो उसका फर्ज बनता है कि वो खुद कमाए और खुद खाए। माँ बाप कब तक उसके ऊपर उसके लिए हेल्पिंग हैंड बनते रहेंगे? तो
वासा का जो टैरिफ था वो 2002 का था, ठीक है। 2002 के बाद अब जाकर उन्होंने टैरिफ को बढ़ाया है। क्यों? वो इसलिए कि यार महंगाई बहुत हो चुकी है, अखराजात बढ़ चुके हैं, इदारे के भी अखराजात बढ़ चुके हैं। तो इदारे को खुद मुख्तार होने के लिए उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। ये अच्छा किया कि टैरिफ बढ़ाया, मगर यह कि बुनियादी सहूलियत फौरी तौर पर दें भी सही। जिस तरीके से आप बिल भेजते हैं ना कि अभी के अभी भरें, और अगर आपने 1 महीने की भी ताखीर हुई तो इदारे के बंदे जो हैं, रिकवरी ऑफिसर्स जो हैं, वो आपके गेट पर होते हैं। तो उसी तरीके से आपका फर्ज बनता है कि जिस तरीके से बिल भी भरे जा रहे हैं, लें आप, अच्छी बात है, आपका हक है, राइट है, लेकिन फिर उसी तरीके से आप सहूलतें फैसिलिटीज भी दें ना उन्हें। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम मवेशी मंडी की भी बात करेंगे सलमान, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद उल अज़हा जो है वो करीब भी है, और उस हवाले से जो है मवेशी मंडियां भी लगाई जा रही हैं। इंतजामिया के हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने क्या बुनियादी सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर फ्राहम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी कि वहाँ पर भी एक हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का रिवाज नहीं है ना, बस कमेटियाँ बना दी जाती हैं, वो सिर्फ नाम की ही होती हैं, लेकिन उस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो है वो एक कोई जानवर बेचने वाला है, तकरीबन उसका 1,80,000 रुपया कोई इसी तरह जो है वो सरकारी ऑफिसर बनकर आए और उसको लूट कर ले गए। अब मतलब ये हालात हैं, एक बंदा वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में आया है और वो लूट कर चला गया। लोगों अब भी परेशान हैं कि हमें वो, हमारे लिए तो मुश्किलात हैं, मतलब हमारे ऊपर अगर मंडियां बना दी गई हैं, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस उस तरीके से हमें पता ही नहीं है कि जो हमें चेक करने आ रहा है आया वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर उसका, वो अपने यूनिफॉर्म में आए और गवर्नमेंट का कहकर ऑफिसर बनकर और वो लूट मार करके वो। देखें यहाँ पर ना गवर्नमेंट के कुछ इदारों की एक पॉलिसी होती है कि कभी कभार वो इस मंडियों का जो सिस्टम होता है ना वो प्राइवेटाइज कर देते हैं कि यार हमारी तरफ से जान छूट जाए, प्राइवेटाइज भी हो जाए। तो ये देखना चाहिए कि अगर आप प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं, अगर जरूरी है, वरना तो खुद चलाएं, आपके पास इतने बंदे हैं, इतने अफराद हैं कि आप ये खुद भी चला सकते हैं। और ये होती 10 दिन के लिए, आरजी मवेशी मंडी होती है ना, कोई मुस्तकिल तो नहीं है, खुद भी चला सकते हैं। अगर आपने प्राइवेटाइज करना भी है तो करें उसे, मगर फिर उसके साथ ना उनकी लिस्ट ले लें बंदों की कि जी इन बंदों के अलावा जो है वो कोई और दूसरा बंदा नहीं जाएगा, और उन्हें फिर कार्ड दे दें 10 दिन के वैलिडेशन के कि जी ये। और इसके साथ मैंने अभी जो मैं गया था मंडी, तो फातिमा जिना टाउन में इन्होंने मंडी लगाई। अच्छा, इस पर बात करते हैं सलमान। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है हम जिस तरीके से खालिद साहब से ये भी जानेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ हम यहाँ तरबियत की बात हो रही है, ये भी तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ लोगों में ये चीज़ जो है ना तरबियत, ये बड़ी कम होती जा रही है। जहाँ हम बात करते हैं कि अब पढ़ने की बात कर रहे थे, हम एक्सरसाइज की भी बात करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स नहीं है, लोग में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, बच्चों में भी अब स्पेशली हम देखें बच्चे बदतमीज़ी करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनकी कैरियर काउंसलिंग, उनकी तरबियत जो है वो की जा सकती है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ उनके लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, हमारा जो मौजू है हम उसके अंदर रहते हैं कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारें, हम अपनी समर वेकेशन को कैसे स्पेंड करें। इसमें ना बुक रीडिंग के बाद जो बात आती है ना कि बच्चे किताब पढ़ने लग जाएं, उनको आदत पैदा की जाए, वो है वर्जिश करना, वर्कआउट करना जिसको हम कहते हैं। सॉरी, फिर यहाँ भी बार बार मैं सॉरी करता हूँ, वालिदैन खुद वर्जिश नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते। हमारी जिंदगियों से वर्जिश निकल गई है, हम आराम पसंद, साल पसंद हो गए हैं। कौन है जो सुबह वॉक के लिए जाता है? मैं अपनी अहलिया के साथ वॉक करने के लिए गया तो मैंने कभी यहाँ जो 4 बंदे वॉक करते फिर रहे हैं, एक का बाईपास हुआ है, डॉक्टर ने कहा हुआ है, दूसरे का जिगर ट्रांसप्लांट हुआ है, ये किडनी का इशू है, ये 4 जो आदमी फिर हैं, 4 मरीज हैं, इनको डॉक्टर ने कहा है कि आपने वर्जिश करी, इसलिए सुबह सुबह आए हुए हैं ग्राउंड में। तो हम तो वर्जिश से दूर हो गए हैं, वॉक से दूर हो गए हैं, सेहतमंद जिंदगी ना हम तर्क कर चुके हैं। हर दूसरा आदमी मरीज बन गया है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का जिक्र कर रहे थे, या दीगर नफ्सियाती उलझने हैं, जिस्मानी परेशानियां हैं, अमराज हैं। वो उसकी वजह ये है कि हम वर्कआउट नहीं करें। बच्चों के लिए ना एक वक्त मखसूस करें। कोई इसमें मैं नहीं कहता कि सुबह सुबह आप चले जाएं, सुबह चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, सुबह की सैर पर तो मज़ामीन है, किताबें हैं, फाइलें, इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें जो कहती है कि आप 5 बजे उठ जाए। तो बच्चों को ना फिजिकल देखें, अब हमने क्या किया है, बच्चे को
कंप्यूटर में, बच्चे को टैब में और मोबाइल में गेम्स अपलोड करवा के दे रही है, उसको एप्स दे रही है कि अब आपने गेम खेलनी। अब बच्चा जो है वो जब गेम खेलेगा, और गेम जितनी में सारी शोर वाली और तशद्दुद वाली, मार धाड़ वाली है, पबजी खेल रहे हैं बच्चे, है जी, पूरी कौम पबजी खेल रही है। तो ये जो गेम्स है ना कंप्यूटर पे बैठ के खेलने वाली, इन्होंने हमारी अखलाकियात को भी बर्बाद कर दिया, हमारी नफ्सियाती अमराज जो है ना उसमें इजाफा कर दिया। चाहिए ये है कि बच्चे को ग्राउंड में ले जाए, आप उसको क्रिकेट खिलाएं, वॉलीबॉल खिलाएं, फुटबॉल खिलाएं, हॉकी खिलाएं, टेबल टेनिस खिलाएं, उसको वॉलीबॉल के बाद ना जी बैडमिंटन, कुछ भी आप उसको खिलाएं, उसको वर्जिश करवाएं, उसका जिस्म जो है ना वो सेहतमंद होगा, तवाना होगा, मजबूत होगा, उसकी हड्डियां मजबूत होगी। और खेलें जो है ना, याद रखें ये बात, वो आपको यूं समझ लें स्पोर्ट्समैनशिप पैदा करती है, हौसला पैदा करती है, इस्तिकामत पैदा करती है, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करती है, आप को मस्बत सोच पर लेके आती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जहां बच्चों को आप स्टडी करवाएं, स्किल सिखाएं, बुक रीडिंग करवाएं, वहां वर्जिश भी जरूर करवाएं। और वर्जिश जो है ना इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही है जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, आपका मोबाइल चार्जिंग ना हो तो क्या कोई कारकर्दगी होगी अच्छी? आप वर्जिश शुरू करें, आप और मैं, हम 4-5 दिन में देखेंगे हम बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। ऐसे था जैसे हम डेड पड़े हुए थे, हम मरे हुए पड़े थे, हम चार्ज हो गए, हमने अपने आप को रिफ्रेश कर लिया, स्टार्ट कर लिया। तो ये बड़ा जरूरी है वर्जिश का करना। और इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहता, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फैमिली टाइम भी मखसूस करें, एक वक्त का खाना इकट्ठे खाएं और उसमें बैठकर बच्चे से कहें आप आज परेशान क्यों दिख रहे हो, आज आप खुश बहुत नजर आ रहे हो, आज बहुत एक्साइटेड हो, आप आज बहुत प्यारे लग रहे हो। और फिर बच्चे के माफी ज़मीर को भी सुने, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सुने। अब बच्चे से मशवरा करें। हमारे यहाँ अब्बा जो है वो बच्चे को 10-10 दिन नजर ही नहीं आता। वो जब रात को अब्बा आता है काम से तो बच्चा सोया हुआ होता है, टूर पे गया हुआ अब्बा तो बच्चे से मुलाकात नहीं है, सुबह जब बच्चा उठता है तो अब्बा काम पे जा चुका होता है। तो मैं ये समझता हूँ माँ है, बाप है, नाना नानी, एक फैमिली गैदरिंग होनी चाहिए। बच्चे ना फैमिली टाइम भी रोज का 24 घंटे महसूस करें। आखिरी काम इसमें ये भी कर सकते हैं कि फ्रेंड्स के साथ भी टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल हन्नान बात कर रहा हूँ और ख्वाजा साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगा और देखने वालों को भी मेरा सलाम। मैं आसमा आपके साथ एक बात रखता चलूं कि इन दिनों बच्चों का काम इस कदर ज्यादा होता है। एक तरफ तो स्कूल में उनको समर कैंप भी बुला लिया जाता है, फिर जो इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो काम का बर्डन है उनको तो सर में खारिज करने का टाइम नहीं है। वो सोसाइटी में एक बात कहते हैं, फोन तो साइंस के साथ भेजो तो वालता है वक्त तय में है। मतलब कहने का ये किसी की तरफ भी बच्चों को भेज के पहले आप देखें ना कि हम लोग चले जाते थे नाना की तरफ या हम खाला के घर चले जाया करते थे छुट्टियां गुजारने। अब उधर जाते हैं तो उनके आगे बच्चे बैठे होते हैं। अब उनके बच्चों के आगे अपने बच्चे छोड़े, उनके बच्चों को देखें। अब तो ना तो उनको हम भेज सकते हैं, भेजना भी चाहें तो उधर से तो इतना बर्डन होता है, इतनी मोटी किताबें हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो सिलेबस को कहीं कम करने की भी जरूरत है। ना सिर्फ सिलेबस को मेंटेन हम करते रहे और बच्चों के साथ किताबें जोड़कर स्कूलों में भेजते रहे, इसके ऊपर भी जरा गौर करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हन्नान आपका। जी अब्दुल अलाम थे शायद, अब्दुल हन्नान। ये बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है। हम भी इसी पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि बच्चों को किसी भी किस्म के समर कैंप में ना भेजें। अगर बहुत मजबूरी है तो फिर स्कूल का जोर है। अच्छा, वो सिलेबस की बात कर रहे हैं ना? सिलेबस हमारे यहाँ मैम हमारे यहाँ ज्यादा दे दिए। गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क जो एक आप कह देते हैं। जी देखिए, आपने वो शायद लतीफा सुना हो कि किसी ने किसी को कॉल की कि आपके बच्चे को किताबें भी हम देंगे, कॉपियां भी हम देंगे, उसकी कटिंग भी हम करेंगे, उसको सारी चीजें हम देंगे। तो माँ कहती है कि आपको बच्चे भी तो खुद पैदा कर लें और जरूर मेरे बच्चे पे ये स्कूल तो चाहते हैं कि वो कैप्चर कर लें, वो कमाने का जरिया है। वो बच्चों को तरबियत देने की कोई बात नहीं है, उनको तालीम देने की कोई बात नहीं है। आखिरी बात जो मैं इस सब्जेक्ट में अर्ज करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को दोस्तों के साथ भी वक्त दें। बहुत सारे माँ बाप पाबंदी लगाते हैं कि दोस्तों से मिलना। बच्चा अपने हम असरों से बहुत ज्यादा सीखता है, हम उम्रों से बहुत ज्यादा सीखता है। बच्चे को दोस्तों में जाने दें। अगर वो उनके साथ गेम्स करना चाहता है, उनके साथ आता है तो उसको जरूर ये वक्त दें कि वो जाके बच्चों के साथ भी, अपने हमरों के साथ भी एंजॉय करे, लुत्फानंदोज हो और वो उनसे भी सीखे। अच्छा, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ क्योंकि अब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं।
कैबिनेट बड़ा इस हवाले से हम कहते हैं कि समझा जाता है कि अच्छी कैबिनेट हो तो बच्चे फिर सीखते हैं। हमारे यहाँ जो है वो जिस तरीके से आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है, या हम बच्चों को बाहर भेजने से पेरेंट्स जो है वो डरते हैं जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो इस हवाले से भी पेरेंट्स का जो है वो देखिए, ये मुर्गी जो है ना वो चूजों पर नजर रखती है। वो अपने, मैं ये कहा करता हूँ कि बच्चे घर में हैं, घर में ज्यादा सेफ है, घर में आप अरेंज करें कुछ ऐसी चीजें कि वो अपने दोस्तों के साथ गपशप करें, खेलें। हम अपने बचपन में बहुत सारे लोग लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, हाँ जी, और कोई और एक्टिविटी अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। उनको बिल्कुल उन पर निगरानी इतनी कड़ी न करें, उनको दोस्तों के साथ खेलने दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और इस टॉपिक पे बात की। सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। उसके साथ ही हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी रब नवाज मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी रशीद सलीमी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, कल के मैच के हवाले से सबसे पहले तो बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा जो मुकाबला देखने में आया वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ था। अच्छा, हर जगह जो है इसके हवाले से हमने देखा कि जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको हमेशा जो है वो इंतज़ार होता है जो जब इस तरह का मैच आता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो सबसे ज़्यादा होता है कि क्रिकेट के हवाले से लोग दिलचस्पी भी लेते हैं, चाहे ख़वातीन हों, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों। तो इस मैच को स्पेशली जो है वो बहुत जो है गौर से देखा भी जाता है। और इसके साथ ही कल जो है वो अच्छा तो परफॉर्म किया हमारी टीम ने, लेकिन 6 रन से जो है वो हमारी टीम हार गई। इस हवाले से बात करेंगे कि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है क्रिकेट टीम की, क्योंकि 2 मैचेस जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से हारे भी हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। और सर से हम जानेंगे इस टाइम हमारी मुल्की जो मईशत के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरीके से हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं। बजट जो आ रहा है, अभी जो तजवीज़ पेश की जा रही हैं बजट के हवाले से, क्या आया आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा या फिर आवाम के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी? तो सर, सबसे पहले इस टाइम जो हमारी मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्या सूरत हाल चल रही है, आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया इस मौजू के लिए। और ये असल बात ये है कि अभी तो अनाउंस होना है, 12 तारीख को अनाउंस होना है। असल सूरत हाल तो उस वक्त पता लगेगी कि हम कहाँ खड़े हैं। अब जो अखबारों में आता रहा है या जो डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, या ये मुख्तलिफ इदारों से स्टैटिस्टिक्स आती हैं, उस लिहाज से कोई टोटल 16,000 अरब रुपए का आउटले है बजट का। उसमें से 10,000 अरब यानी 10 ट्रिलियन वो सिर्फ सूद है, चाहे लोकल है या बाहर का है, और 6,000 अरब जो है वो ले जाएंगे सूबे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं, जीरो। अब उसके लिए जो अब तजावीज़ है मुख्तलिफ कि उसमें से फौज का 2 ट्रिलियन है, या मुख्तलिफ ग्रांट्स हैं मुख्तलिफ, उसमें सब्सिडीज हैं, पेंशन है, सिविल गवर्नमेंट के हैं, और मुख्तलिफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये लगभग 7,000 अरब रुपया है। इसके लिए बॉन्ड्स इशू करेगी गवर्नमेंट, स्कूक या अदरवाइज, कुछ लोन्स लेगी प्राइवेट बैंक से या कहीं भी रिसोर्सेज से, IMF से मैच करने के लिए, और कुछ जो है वो नेशनल सेविंग है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई ना कहीं से उनको अरेंज करना है। सही। तो जब वो अरेंज कर लेंगे तब जाके वो बजट की आउटले पूरी होगी। अच्छा, अब जो मैंने पहले अर्ज किया 16,000 अरब, उसमें भी जो FBR वसूल कर पाएगी वो लगभग 13,000 के करीब है। ठीक।
12.5-13, जो रिमेनिंग जो है वो 3.5-4 हजार अरब जो है वो न्यू टैक्सेस लगेंगे। सही। उतना रिसोर्सेज जो है वो न्यू टैक्सेस हैं, या जो सब्सिडीज नहीं दे रहे थे उनको रिवर्स करना होगा। इधर क्योंकि 16,000 अरब जो है वो कम से कम करना है, तो उसके लिए यही है कि या तो नए टैक्सेस लगेंगे या सब्सिडीज कम करेंगे। तो उसके लिए फिर IMF की भी काफी सारी शराइत है कि वो क्या उसमें एडजस्टमेंट कराती है। तो ये सही सूरत हाल जो है वो 2 दिन बाद पता लगेगी जब गवर्नमेंट जो है अनाउंस कर देगी। लेकिन अभी कुछ कहना कि भाई फलां होगा, दिस इज जस्ट एस्टिमेट, ये एस्टिमेट। तो वो अभी आउटराइटली ये एक एस्टिमेट है कि इस हिसाब से एक्सपेंस होगा। तजवीज़ हैं वो बहुत सारी दी जा रही हैं, और जाहिर सी बात है उससे फिर लोगों जिस तरह से तजवीज़ पेश की जा रही हैं तो लोगों के जहनों में सबसे पहले सवाल यही आता है कि इस टाइम जो है हमें एक नया चैलेंज आएगा, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से हम टैक्सेस की भरमार देखते हैं कि पहले ही ऑलरेडी हम इतने सारे टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से हम पे कर रहे हैं। बोझ तो हमारे ऊपर है टैक्सेस का। अभी जब जाहिर सी बात है कि जब इतनी सारी मजीद तजवीज़ और FBR की तरफ से हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं अवाम पर ज़्यादा टैक्सेस के हवाले से जो है मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सही है। अच्छा, ऐसा है कि अब टैक्सेस जो है वो तो देने ही देने, अब उसमें डिपेंड करता है कि वो कहाँ से रिसीव करते हैं। कुछ तो जो ऑलरेडी पे करते हैं, जिसमें सैलरीड क्लास भी है, जिसमें बिजनेसमैन है, किसी भी फील्ड के, किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के, वो तो उन्हें पे करना ही करना है। अब उसके ऊपर बढ़ाते हैं, जैसे GST को शायद बढ़ा दें, ना बढ़ाएं, अब ये तो फाइनल तो परसों पता लगेगा या 2 दिन बाद पता लगेगा। इस वक्त जो जहन में आता है वो यही है कि या तो वो सब्सिडीज कम करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको अर्ज किया, उसको सब्सिडीज कम करेंगे, या इंसेंटिव जो किसी सेक्टर को दे रहे हैं उसको कम करेंगे, या एडिशनल बर्डन डालेंगे। अब ये कुदरती तौर पे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो किसी जमाने में $148 था, अब आज वो $75 है। तो वो एक अच्छा है। अगर खुदा ना करे कि अब फिर ये अगर बढ़ना शुरू हो जाए किसी भी वजह से, तो हमें तो और टैक्सेस देने पड़ जाएंगे। ये एक दरमियान का गैप जो है वो एक मिल गया है कि भाई दरमियान में अगर कोई जो डेवलपमेंट लेवी है वो अब बढ़ा देते हैं, लोगों को उतनी फील नहीं होता है। अगर वो ना बढ़ाए तो डेफिनेटली उसका रेट कम हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए ये करती है इस तरीके से। मजीद भी आपसे सर जानते हैं, रशीद साहब से जो है वो जानेंगे, इस टाइम जो कल का मैच गुजरा उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबले हैं ये हमेशा से कोई नफसियाती दबाव का शिकार रही है पाकिस्तान टीम। तो जितने मैचेस T20 वर्ल्ड कप में हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ एक मरतबा शिकस्त दी है 2021 में, जब पाकिस्तान उन्होंने 159 स्कोर किया था इंडिया ने, तो इन्होंने 159 स्कोर जो है कोई विकेट ज़ाया किए बगैर अपने रिजवान और बाबर ने 10 विकेटों से वो मैच जीत लिया था। अब ये जो मैच है इसमें जो बॉलरों की परफॉर्मेंस है वो इंतहाई शानदार है। उसमें ये है कि वो कहते हैं कि कैचेस विन दी मैचेस। जब आप कैच पकड़ लेते हैं तो आधा मैच आपके हाथ में आ जाता है। अब इन्होंने 2 कैच उस्मान खान ने ड्रॉप किए, 1 कैच अपने इफ्तिखार ने ड्रॉप किया। अगर वो 3 कैच पकड़े जाते तो इंडिया की टीम 80 पे आउट थी। अच्छा, इसके बावजूद अब ये 119 पे पाकिस्तान भारत की टीम आउट हुई है। तो फॉर दी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की टीम पूरी जो है पहली मर्तबा पूरी आउट हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। आज तक पूरी खिलाड़ी कभी आउट नहीं हुए। 2014 में भारत ने 9 विकेटों पे 133 स्कोर किया था, वो इसका लोएस्ट स्कोर था। अब ये वो हो गया। इसमें 2 मुनफरद चीजें हुई कि पहली मर्तबा पाकिस्तान ने इतने कम स्कोर पे उनको आउट किया और सारे खिलाड़ियों को आउट किया, और दूसरा ये है कि भारत का भी पहली मर्तबा हुआ है कि उनके 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। तो ये इतना आसान टारगेट था, तो उस जो
शानदार कारकर्दगी बॉलर ने की, वो सारी उन्होंने जाया कर दी बैट्समैन ने। जब अपने रिजवान ने 44 गेंदें खेली हैं जी, 31 स्कोर किया है। इफ्तिखार ने 9 गेंदों पे 5 स्कोर किया है। हमाद वसीम ने 23 गेंदों पे 15 स्कोर किया है। फिर यह है कि हमाद अनफिट था, उसको जबरदस्ती खिलाया गया और उसको जिस तरह वो अपने खेल रहा था अंदाजा हो रहा था कि ना वो चौका मार सकता है ना कुछ और छक्का मार सकता है, तो वो अंदाजा हो रहा था कि ये अनफिट है। अब लेटेस्ट खबर ये है कि वो आज ही अमेरिका से फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान पहुंच रहा है वापस, क्योंकि वो खेलने के काबिल नहीं है आगे, उनको जबरदस्ती खिला दिया। उसके बाद ये है कि जब इनकी बैटिंग हुई, अब ये कोई स्कोर नहीं था, 120 तो कोई स्कोर नहीं था, और फिर 80 पे आपके 3 आउट थे, आप इतना क्लोज चले गए। उसके बाद फिर ये है कि जब आप डॉट्स बॉल ज्यादा खेलते हैं, अच्छा इंडिया ने जो एक्स्ट्रा बॉल स्कोर दिया है, एक्स्ट्रा स्कोर दिया वो 9 है, पाकिस्तान ने जो एक्स्ट्रा स्कोर दिया 19 है। जब ये मार्जिन होगा और फिर इतना मतलब क्लोज टारगेट आसानी के साथ मतलब आप ये कर सकते थे, तो उसको आप अचीव नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं कई दफा आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि यहाँ प्लेयर्स पावर चल रही है, ग्रुप बना हुआ है, बाबर आजम ने ग्रुप बनाया हुआ है, वो उन्हीं अपने दोस्तों को ओबलाइज करता है। एक बॉलर जो तवील अरसे से पाकिस्तान की टीम में सिर्फ स्पिन बॉलिंग की बुनियाद पर है, शादाब खान, अगर वो स्पिन बॉलिंग की बुनियाद पर इतने साल से पाकिस्तान में खेल रहा है, अब एक अरसे से उसकी बॉलिंग में कोई विकेट नहीं ले रहा, तो अब ये इन्होंने उसको जबरदस्ती रखना था, तो क्या किया कि उसको निकालना तो नहीं है बाबर ने, तो उसने क्या किया, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको बैटिंग, अगर आप उसको ऑलराउंडर शो कर रहे हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इफ्तिखार ने अमेरिका के खिलाफ हमें मैच हरवाया, जब उसको यानी सुपर ओवर में भेजा गया जी। सुपर ओवर में जब आप फखरे जमान को भेजते हैं और साथ बाबर को, इसको इफ्तिखार को भेजते हैं, तो मेन जिसकी ज्यादा परफॉर्मेंस है चौके छक्के मारने की, वो तो फखर की थी। फखर को आपने उधर बैटिंग साइड पे आने ही नहीं दिया, उसको उधर पहले आना चाहिए था ताकि वो लंबे छक्के वो स्ट्रोक खेल लेता तो मैक्सिमम स्कोर हो जाता। वो ये है कि उधर वो इफ्तिखार को कर दिया क्योंकि वो उनके ग्रुप की बुनियाद पर है, हाँ। तो वो उसके नतीजा वो आउट होके बाहर आ गया। तो मतलब ये है कि आप इतना थोड़ा टारगेट था तो वो थोड़ा टारगेट भी पूरा नहीं था। ये एक अरसे से अपने ये ग्रुपिंग की बुनियाद पे सारा कुछ हो रहा है। फिर दूसरे ममालिक में ये है कि दूसरे ममालिक के खिलाड़ी मुल्क के लिए खेलते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं कि हमारी ज़ाती परफॉर्मेंस हो। उसकी बेहतरीन हल ये है, मेरी तजावीज़ ये है कि बाबर आजम को कप्तानी से अलग किया जाए, ये एज ए प्लेयर खेले और इसमें T20 का जो कप्तान है दोबारा शाहीन आफरीदी को किया जाए और वनडे का कप्तान जो है वो रिजवान को किया जाए और अपने टेस्ट का जो है शान मसूद है उसको रखा जाए। तो ये साबित हो गया कि बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है, अच्छा बैट्समैन होगा। माजी की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के जो बेहतरीन बैट्समैन थे वो अच्छे कप्तान नहीं थे। हनीफ मोहम्मद कप्तान बने, नाकाम हुए। जहीर अब्बास दुनिया के माने हुए बैट्समैन थे, वो कप्तान नाकाम हुए। वसीम बारी दुनिया का नंबर 1 विकेट कीपर थे, हाँ। वो कप्तान बने, नाकाम हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छा कप्तान भी होगा। तो ये मियां दाद को जब कप्तान बनाया गया था तो उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन उसमें टैलेंट था, वो आगे निकल आया। और फिर वो पेशेंस
क्रिकेट में पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अब आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पूरी दुनिया को नहीं पता। दुनिया का मियां दाद और बेशुमार उसके कारनामे हैं। एक कारनामा ये है कि उसकी एक सेंचुरी है जिसमें एक भी चौका नहीं। सही, ये बड़ी ये इंटरेस्टिंग है। दुनिया के किसी खिलाड़ी का नहीं है कि किसी ने सेंचुरी की हो और उसमें चौका ही ना हो। यानी पूरा उन्हें सेंचुरी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पे किए। ये अब ये जो जब जैसे खेल रहे थे, अंदाजा ये हो रहा था कि इनके पीछे शायद पुलिस लगेगी। अच्छा, इस पर डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे क्रिकेट टीम के हवाले से, वहीं पर हम बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से कि मईशत को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। अच्छा सर, महंगाई की हम जिस तरीके से सूरत हाल देख रहे हैं, पेट्रोलियम की बात करें तो वहाँ पे मसनूआत में हमें कहीं कमी नहीं दिखाई देती। पेट्रोल अगर कहीं कम होता भी है, लेकिन उसके हम देखते हैं कि बस कुछ भी और मज़ीद चीज़ें जिस तरह हमें कम होनी चाहिए वो नहीं होती। महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फिर खुद साख्ता महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कारोबार जो है वो भी, हमारे इंडस्ट्रीज भी इस टाइम जो है वो बंद है। अच्छा, ये जो मैंने पहले अर्ज किया ना, वो है टेक्निकल। अब हम इस तरफ आते हैं कि कोई पॉजिटिव भी है। अब पिछले, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट थी या मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी कोशिशों से ये हुआ है कि एक्सपोर्ट थोड़ी सी बेहतर हुई है, ठीक है, इंपोर्ट थोड़ी सी कम हुई है और रिमिटेंसेस काफी बढ़ी है। यानी इस महीने में, मई के महीने में जी 3.2 बिलियन डॉलर्स हाईएस्ट एवर वो रिमिटेंसेस आई हैं। आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 31 करोड़ है एक महीने में, बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर जितना मैक्सिमम हो सकता है हुकूमत तवज्जो दे, सही, और वो दे रही है, ये नहीं कि नहीं दे रही, दे रही है। अच्छा, ऐसे ही जो बाहर से पैसे आने हैं, लोन्स वगैरह, उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि डॉलर जो है वो 330 से लेके 350 तक था जी। अब वो कम हो गए 280 अराउंड, वो यही है और काफी देर से है। अभी अगर, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि $75 है तेल, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, अगर वो थोड़ा सा और कम होता है तो बेशक ये लेवीज बढ़ा देते हैं, इसलिए कि इनको रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को। इसके बावजूद भी जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। वो जब कम होती हैं या डिफ्लेशन तो रेट्स हमेशा कम आते हैं। अब ये एक कहते हैं ना, पाकिस्तान में ये गंदम की कीमत बहुत कम हो गई, उसके कई वजूहत हैं, लेकिन एक ये भी है कि इंटरनेशनल रेट भी कम है, हर कमोडिटीज के ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा 40% तक या 40+ इवन ये हो गई थी इन्फ्लेशन। अब वो नीचे आके कोई 13-14% होगी। अब चूंकि जनरली आवाम को नहीं पता है, इन्फ्लेशन तो है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, पहले वो एक साल का जो बेस रेट है उससे 40% ज्यादा था, अब वो 13% है। सही। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं या कोई भी बिजनेस वाले लोग हैं, उस चीज को समझते हैं कि पहले महंगाई ज्यादा बढ़ रही थी, अब वो कम हुई है। उसमें खाने वाली चीजें भी हैं, उसमें बाकी सर्विसेज, अगर देखें ना, ये जो बिजली की कीमत है वो बढ़ी है। हाँ, और वो अभी भी हम वो अभी भी कुछ पता नहीं है कि शायद और बढ़ जाए। उसकी कई वजूहत है, चोरी हो रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ने की बजाय नीचे आ रही है। लेवीज बढ़ाने के बावजूद अब भी अगर ये 72-3 तक आया था, अगर ये 70 से नीचे आ जाता है ऑयल, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा। अब अवाम को कितना पास ऑन करना है वो हुकूमत ने डिसाइड करना है कि अपने पास कितना है। उन्होंने अगर कर्जे लेने हैं तो बेहतर है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक से लेवी वसूल करती है तो उतने कम कर्जे लेने पड़ते हैं, उतना कम सूद देना। आज डिस्काउंट रेट पॉलिसी है स्टेट बैंक की, उसको मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं, तो आज शाम 5-6 बजे होगी। उसकी वजह से हो सकता है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है 1 या 2% डिस्काउंट रेट कम हो। उससे ये होगा कि जो महंगाई की बहुत बड़ी लहर थी वो थोड़ी रुकेगी और नीचे को आएगी। ठीक है, उसका ये एक एडवांटेज है। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये बजट
इजीली पास हो जाता है और उसके बाद कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ग्रेजुअली डॉलर जो है वो 280 की बजाय पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 250 अराउंड ये हो सकता है। अब देखिए 30 रुपये अगर कम हो जाता है इट इज़ 10%, तो इसका मतलब है कि तमाम इन्फ्लेशन भी कम होगी और रेट्स भी कम होंगे, और गवर्नमेंट का जो है वो इस वक्त कोई 65,000 अरब रुपया कर्जा है, उसमें से 125 जो है बिलियन डॉलर वो फॉरेन लोन्स है, रिमेनिंग पाकिस्तानी है। अगर वो रिमेनिंग में 36,000 अरब का 2% निकालें तो 720 अरब रुपए का गवर्नमेंट को फायदा होगा। अच्छा सर, फिर जब बजट की बातें हो रही होती है तो फिर भाई IMF का भी हम सामने देख रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो उनके सामने भी पेश किया जाएगा, फिर उनकी उसमें भी शराइत ऐड की जाएंगी। इस हवाले से आपको क्या राय है कि IMF का बीच में मुदाखलत जो है या कोई भी लोन गिविंग एजेंसी, ये सिर्फ ये IMF तो चूंकि हमारे यहाँ बदनाम हो गया बहुत ज्यादा, उसका काम उल्टा हर मुल्क को बेनिफिट देना है, फाइनेंशियल बेनिफिट, ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए, किसी भी मुल्क को। उसका पर्पज यही है, और लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट होता है। ये हमारे यहाँ तो चूंकि बदनाम बहुत हो गया ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है, वो कम रेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम इस देश कि जब वो आते हैं उससे पहले हमारे हालात सारे खराब हो चुके होते हैं। तो वो एक टारगेट दे रहे हैं कि जब हमें वो लोन दे रहे हैं तो वो कहते हैं हमें वापस कैसे करेंगे। तो वापस करने के लिए वो पूछते हैं कि जी आपकी इतनी आमदनी है, जैसे मैंने आज किया ना कि 16,000 अरब रिसीट होनी है और इतने ही एक्सपेंस हो जाने हैं 2 मद में, एक इसमें इंटरेस्ट में 10,000 अरब और 6,000 जो है वो उसमें चला जाएगा सुबह के, बाकी तो कुछ बचता नहीं है, तो उसके लिए फिर लोन लेना पड़ेगा। अब उस 16,000 जो रिसीट्स है उसमें भी एक्चुअली वो 13,000 साढ़े 13,000 है, तो रिमेनिंग जो 3-3,500 है वो फर्दर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे या इंसेंटिव्स कम करने पड़ेंगे, वन वे आर दी अदर। अब ये जो किसान है वो परेशान जरूर है कि उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत है, जो सेल करते हैं उसकी वो प्राइस नहीं मिलती है जितनी उनकी। अगर इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, जिसमें फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, पानी है, बिजली है, ये सारा कुछ अगर उनको कम रेट पे मिले, खासतौर पे ऑयल अगर कम होगा तो उनको ऑयल की कास्ट कम होगी, अगर बिजली के रेट कम होंगे तो पानी ज्यादा पंप करेंगे, वो बेहतर होगा। तो इस तरीके से अगर इनपुट कॉस्ट कम होती है तो वो कम रेट पे भी बाहर आता है। अगर वो रेट इनपुट कॉस्ट कम नहीं होगी तो लावाला किसी भी या कोई भी बिजनेसमैन जो है वो 100 रुपए की चीज अगर बाजार से लेते हैं तो 105 की, 3 की, 10 की कहीं प्रॉफिट में ही बेचेगा ना, तो जिम्मेदार भी ये एक्सपेक्ट करता है। सर अभी भी तो आपने देखा ना किसानों वाला सबसे मेन इशू रहा गंदम का, ऐसे ही मतलब जो किसान हमेशा फसल के हवाले से परेशान दिखाई दे, जाहिर सी बात है वो रेट तो उनको नहीं मिला, और जिस तरीके से गंदम का हाल हुआ, अभी गवर्नमेंट ने भी कोई खास उसके ऊपर फोकस नहीं किया है, तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, वो भी कर्जा ले रही है। अगर वो एक तरफ से जो उन्होंने रेट फिक्स किया है उस रेट पे ले ले और ऊपर से कर्जा भी अदा करे तो पैसे कहाँ से लाए? पैसे कहीं से तो लाने हैं ना, चाहे बैंकों से ले, अवाम से ले, या कहीं से। वो ये कि कर्जा भी वापस करना है तो वो भी हमने लोन लेके करना है, ये है। अब वो लेने को तैयार होगी। अब पहले वाली जो गंदम मंगा ली हुई है एक्चुअली वो गलती है। वो गलती इस सेंस में है, उस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स थी कि भाई इतनी हमारी यूजेज होगी, इतनी हम मंगा लें, वो मंगा ली, लेकिन वो उतनी यूजेज नहीं हुई। वो गंदम ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी जो पड़ी हुई है वो या तो कहीं जाए तो फिर वो नहीं खरीदें। अब वो खरीदेंगे जब, तो किसान जो है वो उस वक्त तक अपनी बेच चुका हो। उनको ये प्रॉब्लम है किसान कि अब अप्रैल में गंदम आ जाती है नहीं जी, अप्रैल भी गया, मई भी गया, जून में। अब 3 महीने में जो पहले वाली गंदम पड़ी हुई है वो काफी सारी एक्सपेंस हो चुकी होगी या कम हो जाएगी, कम से कम क्वांटिटी जितनी वो कम होगी उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा वो ले लेंगे। तो वो पब्लिक एट लार्ज जो है उसको तो शायद थोड़ा फायदा होगा, लेकिन किसान अगली दफा जो है वो शायद उतनी ना उगाए। हाँ वही ना, फिर किसान डिसहार्ट हो जाता है उसका। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं कि इस बार जो आप कोई भी फसल के हवाले से यही होता है कि हमें जो है जब फसल हमारे से खरीदी जाएगी तो हमें एक अच्छा मुनासिब रेट मिल जाएगा, जिससे हम अपने घर का सिस्टम और हमारी दोबारा नई फसल उगाने में भी उनको मदद। उससे ज्यादा है कि अनफॉर्चुनेटली जितनी भी आई है, चाहे वो राइस है, मतलब चावल जी, गन्ना, हाँ जी, यानी शुगर और प्लस ये तीनों जो है वो रिड्यूस हुई है प्राइस।
तो अब मेजर क्रॉप्स तो यही है ना। जी। अच्छा, अब कॉटन जो है, कपास तो बेचारी कहीं बहुत दूर रह गई। जब लग रही थी उस वक्त रेट था 94 सेंट्स जी, 90 सेंट से ऊपर था। आज इंटरनेशनल रेट जो है वो 75-76 है। जब वो नीचे रेट आएगा तो यहाँ भी तो कम ही होगा ना। कम ही होगी, बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो अब जिम्मेदार इस हवाले से बड़ी वो घबराते हैं कि कॉटन की फसल उगाने में। हमारे यहाँ इसीलिए तो घबराते हैं। जाहिर सी बात है, एक मेहनत भी है, और फिर अगर वो रेट ना मिले तो फिर वो भी उल्टा उनके लिए यील्ड नुकसान। अच्छी होगी हाँ। तो ठीक है, यील्ड कम होगी। अब इस दफा कुदरत की तरफ से मेहरबानी है, चाहे वो बारिशों की वजह से है या कोई और वजह है, वो ये तो कोई टेक्निकल आदमी बताएगा, लेकिन इस दफा यील्ड हमारी अच्छी आई है। उसको एकरेज पर मन जो है या इतने मंथ्स पर एकरेज के हिसाब से वो 10 से 15% ज्यादा रिसीव हुई है, कहीं उससे भी ज्यादा बेहतर हुई है 20%। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको वो रेट मिलेगा तब। अगर वो रेट मिले, यानी अब एक चीज 15 या 20% नीचे बिकेगी तो अगली दफा वो किसी और फील्ड में वो फर्टिलाइजर कैसे खरीदेगा, पेस्टिसाइड कैसे खरीदेगा, पानी या हल कैसे करेगा, वो सारा चीज तो उसको एक्सपेंस करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सलीमी साहब, हम जब देखते हैं कि टीम में इतनी गलतियां कर रहे हैं, अगर हम बैट्समैन की बात करें वहां पर, या बॉलर्स की जो इस टाइम कारकर्दगी है, हम अगर बात करें अमेरिका की टीम की, चलें ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो हम हमेशा देखते रहते हैं क्योंकि अमेरिका की टीम जो है वो फर्स्ट टाइम खेली। आप उस बारे में क्या रखेंगे? उससे भी पाकिस्तानी टीम जो है वो हमारी हार गई, उसमें आपने क्या गलतियां देखी? उसमें भी मतलब है कि जो टीम पहली दफा पार्टिसिपेट कर रही है, हाँ। और पहली दफा अमेरिका मेजबान भी है। हाँ जी, इस टाइम होस्ट भी वही है। वहाँ तो क्रिकेट का तस्वर ही कोई नहीं। वहाँ वो अपने रग्बी और दूसरी गेमें उस तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा है। लेकिन ये है कि उन्होंने इतना अच्छा तैयारी करके वो आए कि उन्होंने कोई एक्सपेक्ट नहीं कर। पाकिस्तान जब वो हल्की टीम से जिसे हल्की समझता है, हाँ। उसको इजी समझ के खेलते कि जब आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो किसी टीम को इजी नहीं लेना चाहिए। इन्होंने इजी ले लिया उसका। इनका शायद फर्स्ट टाइम ये तो ऐसे ही है, पहली दफा टीम आई है। हाँ। अब ये है कि ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, मामूली से जो उम्मीद रखे बैठे हैं कि पाकिस्तान ने कनाडा और आयरलैंड से मैच खेलने हैं। तो इनकी उम्मीद ये है कि पाकिस्तान कनाडा और आयरलैंड को बुरी तरह हराए, और अमेरिका जो 2 मैच जीत चुका है जी। उसे सुपर 8 में जाने के लिए सिर्फ 1 मैच की जरूरत है। तो वो अब उनका ये अंदाजा ये है कि अमेरिका इंडिया से हारे और आयरलैंड से भी हारे। ठीक है, ये यानी तो को रखे बैठे हैं, ये यानी तो को यानी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो वो तो बड़ी इजी के साथ अमेरिका सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा, उधर से इंडिया कर जाएगा। तो ये पाकिस्तान को भारी मार्जिन से जीतना पड़ेगा और उनको बुरी तरह हराना पड़ेगा। तो ये नामुमकिन है, इसके चांसेस कम है। हाँ। दूसरा ये है कि मैं ये भी तजवीज़ देना चाहता था कि पूरे मुल्कों में एक सिस्टम है कि जब कौमी सतह की टीम चुनी जाती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बुनियाद पर चुनी जाती है। पाकिस्तान में अब कई सालों से ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने खत्म की हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पाबंदी लगानी चाहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता उसको नेशनल कैंप में ना बुलाया, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जब भी टीम की सिलेक्शन होती है वो पाकिस्तान सुपर लीग की बुनियाद पे होती है, वो कोई मेयार नहीं। मेयार ये है डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट आप सारा साल खेलेंगे और जो खिलाड़ी नहीं खेलता उस पर पाबंदी लगेगी। सही है, उसको मतलब है कि उसको नेशनल कैंप में कॉल ना किया जाए। ये अपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन इंग्लैंड में जाकर काउंटियां खेलते हैं, उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। ये एक पाबंदी लगनी चाहिए जो पहले कई साल पहले थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट हर एक के लिए लाजमी होनी चाहिए। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट
लाजमी करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट भी खेलेगा, डिवीजन भी खेलेगा, रीजन भी खेलेगा, उससे ये होगा कि आपको जो फॉलोअप है वो मिलता रहेगा। आपको जो मुतबादल खिलाड़ी मिलेंगे, नए लड़के निकलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलेंगे। अच्छा, नया टैलेंट आता है तो पता चलता है ना। देखो ना जी, अब ये साबका जो खिलाड़ी हैं जितने हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट से निकले। मैंने इंजमाम को निकाला, मैंने मुश्ताक को निकाला, अंडर 14 से लेके मैं उनको लेके चलता रहा जब मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था। तो ये है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आगे गए हैं सारे। बिल्कुल ऐसे। तो अब इनकी स्टोरियां बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग कहाँ से। अब्दुल रज़ाक शेखुपुरा से आया जी। तो नुमान शबीर एक बहुत बड़े कोच थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने लाहौर में कैंप लगाया हुआ था। ये वहां आए तो इनका ट्राउजर और था और इसके अपनी शर्ट और थी, और जो जूता था उस पे चूना फेरा हुआ था। अब्दुल रज़ाक की बात बता रहा हूँ। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा जी मैं शेखुपुरा से वैगन पे आता हूँ, कभी मेरे पास किराया होता है, कभी नहीं होता। तो नुमान शबीर ने, MCB के वो ऑफिसर थे, तो उन्होंने पूरा किट बैग उसको हवाले किया। तो वो देखो वो अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया। बिल्कुल ऐसे। और जो मुश्ताक अहमद है वो साहिवाल की गल्ला मंडी के एक पल्लेदार का लड़का है। ज़हूर इलाही, मंजूर इलाही, सलीम इलाही, ये तीनों सके भाई हैं जो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले। उनके बाप का जफर अली स्टेडियम के सामने बड़े गोश्त का खोखा था। वो लोग कहां से आगे निकल। हाँ, मेहनत की बात तो ये, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आगे है। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये जो इस वक्त प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चलते रहें। अच्छा, आज भी हम पुरानी, अगर हम कौमी क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो हम वसीम की बात करते हैं, हम इमरान खान की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, हम पुराने लोग आज भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे जहनों में नक्श है। तो फिर हम वही जो चीजें देख चुके हैं, सुनते आए हैं, हम एक्सपेक्टेशंस भी, हमारी अभी जो टीम है नई आई है तो हमारी वही टीम से एक्सपेक्टेशंस भी वैसी हैं कि ये भी वैसे ही परफॉर्म करेंगी और इनकी भी जो यादें हैं या इनकी जो कारकर्दगी है वो हमारे ऊपर जो है वो नक्श रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, थोड़ी हमारी जिस तरीके से दो चीजें हैं, दो चीजें जरूरी हैं जो नहीं कर रहे। एक तो ये सीनियर के मशवरे नहीं मान रहे, ये हमारी जो टीम है। सही। दूसरा ये है कि एक मैच में जो गलतियां कर रहे हैं उनको कवर करने की बजाय उनको दोबारा दोहराते हैं। ये दो फॉल्ट हैं जिनकी वजह से वो ये नहीं सीख रहे। सर, कोच की बात करते हैं हम। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ सबसे जो मेन आता है कि यार कोच का एक बड़ा अहम रोल होता है पूरी टीम को लेकर चलना, उनकी तैयारी में। हमारे यहाँ इस हवाले से बताइए कोचिंग का क्या निजाम है? कोचिंग का सिस्टम ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ। कोचिंग, ये हमेशा जो कोच मुकर्रर कर रहे हैं वो फॉरेनर मुकर्रर कर रहे हैं। फॉरेनर जो कोच मुकर्रर होते हैं वो 2 साल के लिए होता है। अच्छा, 1.5 साल तक तो उनको उनकी जुबान समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अच्छा, जब वो उनको थोड़ा बहुत फॉलो करने लगते हैं उसका टेनोर खत्म हो जाता है। तो इनको प्रेफरेंस इस बात की देनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के नामवर साबिक खिलाड़ी हैं उनको लेकर, जो इनको समझते भी हैं और वो भी इनको समझते हैं, वो उनको कोच मुकर्रर किया। अब मियांदाद बैठा है, दूसरे लोग बैठे हैं। हनीफ मोहम्मद का बड़ा भाई मुश्ताक मोहम्मद जिंदा है जी। उसने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, वो भी बैठा है। और बड़े बड़े वसीम अकरम बैठा है। तो वो उनको अपने कोच मुकर्रर करने की बजाय कभी वो जनूबी अफ्रीका से आ जाता है। अभी जनूबी अफ्रीका से गैरी क्रिस्टन आया है, बहुत बड़ा बैट्समैन था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि वो उनको समझते हैं। अच्छा, तो फिर वो आता है 2 साल के लिए। वो कहता है जो इनकी कुछ ग्रुपिंग वगैरह जो कुछ होती है वो उसमें दखल इसलिए नहीं देता, कहता जी मैंने तो 2 साल रहना तो मुझे क्या जरूरत पड़ी। तो ये है, तो ये कोचिंग का सिस्टम ठीक होना चाहिए और वो लोकल कोचेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए।
अच्छा सर, अभी आइंदा जो मैच खेले जाएंगे उसमें आपकी क्या राय है? क्या आया पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर पाएगा, इन गलतियों से सीख पाएगा? जाहिर सी बात है, जिसमें बाबर आजम ने काफ़ी एतराफ़ भी किया है कि बहुत सारी अपनी गलतियां भी की हैं, हमारे खिलाड़ियों ने प्रेशर भी लिया बहुत ज़्यादा। हालांकि बॉलिंग भी तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसमें लग भी रहा था कि बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ा अच्छे से, खासतौर हाँ जी, कि बहुत अच्छे से जो है उन्होंने, कम रन हैं ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है कि फौरन से खेलेंगे और इतना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें जब बैट्समैन की तरफ से आई तो लोग भी बड़ा डिसहार्ट हुए कि इतने कम रन, मतलब कम रन से हार गए। तो इस पे आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आने वाले मैच में, क्या बेहतरी आइंदा मैचों में ये बेहतरी, मतलब ये दोनों मैच जीत भी जाएं तो ये टूर्नामेंट से तो आउट हो चुके। अच्छा, टूर्नामेंट से तो ये आउट हैं। तो मतलब है कि 2 मैच अगर ये जीत जाते हैं कि इनके पॉइंट बनेंगे 4। सही। अच्छा, अब वो अमेरिका आयरलैंड से जीत जाएगा, उसके बन जाएंगे 6, वो सुपर 8 में चला गया। सही। इनके तो चांस ही कोई नहीं। वही है कि ऐसे ही सोचे बैठे हैं कि वो हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। अगर मगर के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये अगर मगर हमेशा नहीं चलता। जब आपकी जाती परफॉर्मेंस ना हो तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सही बात। नहीं, जाहिर सी बात है कि होप्स फिर भी जुड़ जाती है। जाहिर सी बात है कि हम पाकिस्तान के लिए तो हमेशा जो है वो ख्वाहिशात रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। राजी, मजीद भी जानेंगे, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही सर से जानेंगे, सर क्या पॉलिसियां इख्तियार करनी चाहिए, किस तरीके से मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है, इस हवाले से बताइएगा। मैं जो कि हिली कॉलेज का कॉमर्स ग्रेजुएट भी हूँ, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो हमारे दोस्त अहबाब हर दफा यही कहते हैं कि आप उम्मीद दिलाते रहते हैं। तो आई एम श्योर कि मैं इस बात पे, तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी पिछले 3-4 साल से एक लफ्ज होता है ट्रेड डेफिसिट, आपने अक्सर पढ़ा होगा। एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट या पॉजिटिव सरप्लस, एक होता है अपना बजट डेफिसिट। तो पहले मैंने अर्ज किया था कि बजट डेफिसिट कि 16,000 अरब रिसीट्स है, उसमें भी नए टैक्सेस लगा के, और 16,000 ही 2 आइटम में चला गया, बाकी रिमेनिंग के लिए आपको फर्दर टैक्स लगाने पे, दैट इज बजट डेफिसिट। फिर एक है ट्रेड डेफिसिट, वो ये है कि टोटल आप एक्सपोर्ट कितने करते हैं और इंपोर्ट कितने करते हैं। हाँ। तो उसका दरमियान का फर्क या ट्रेड सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। तो हमारा कई सालों से ट्रेड सरप्लस हुआ ही नहीं है, हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहा है। अब एक टाइम ऐसा भी था कि हमारी 25 से 30 अरब डॉलर इंपोर्ट थी, एक्सपोर्ट थी, और 75 अरब डॉलर इंपोर्ट थी। अब वो हालत तो नहीं है, काफी हद तक बेहतर हो गई है कि अब 25 से 28 अरब डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं और 55 के करीब जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। तो दरमियान का जो फर्क है वो 25 से लेके 30 अरब डॉलर के दरमियान में है, और हमारा जो रिमिटेंसेज है वो लगभग 30 अरब डॉलर है अगले साल के लिए। 30 से ऊपर होंगी, कम नहीं होंगी। तो दरमियान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको खत्म किया है ये रिमिटेंसेज ने, जैसे आईटी एक्सपोर्ट है, सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स ने, और उससे ये एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर डॉलर कम होता है, यानी इन अपना पाक रुपी स्ट्रेंथ करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी है, तो उससे ये होगा कि इंपोर्ट आपकी फर्दर कम होगी और एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। वो इनपुट कॉस्ट जब कम होगी तो सस्ते रेट पे भी बाहर बेच सकेंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी। फिर कुदरत की तरफ से मेहरबानी है कि इस दफा हमारे इवन अनियन जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, उसके ऊपर भी पैसे कमाए। ये जो प्याज महंगा है, ये टमाटर हमारे को एक टाइम आया था, टमाटर बड़े अनमोल हो गए, उनकी कीमतें आसमान। तो वो यही है कि जब कुदरत फेवर कर रही होती है, इस दफा हमारी गंदम सरप्लस है, कॉटन सरप्लस है, ये चावल सरप्लस है, चावल की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हुई है, गन्ना सरप्लस है।
तो ये है तो कुदरत की तरफ से, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 3-4 साल पहले भी तो ये लोग यही थे, जमीन भी यही थी। बिल्कुल कुदरत ने मेहरबानी की, कुछ बारिशें आई, कुछ पहले ये जो फ्लड आए थे उसकी वजह से कोई खराबी हो गई। ये साल अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा है और मेहनत भी की है किसानों ने। बेशक उनको उतना रिवार्ड नहीं मिला, लेकिन ये सरप्लस तो है ना, कौम के लिए तो सरप्लस है ना, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, फिर आईटी एक्सपोर्ट जो है वो उससे बेहतर है पहले से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जो भी रिलेटेड इंडस्ट्री है उसका जो बाहर जाना है एक्सपोर्ट का, प्लस आईटी एक्सपोर्ट, तो ये नैरो डाउन हो जाएगा। ट्रेड जो है वो सरप्लस तो शायद नहीं होगा, लेकिन कम से कम नैरो डाउन हो जाएगा। सही। और ये जो रेमिटेंसेज है वो शायद और बढ़ जाए, क्योंकि डे बाई डे हमारी जो आवाम है और टेक्निकल खास तौर पे लोग जो हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, या किसी भी फील्ड के, वो प्रेफरेबली बाहर जा रहे हैं, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप अमेरिका में है, कनाडा में है, या ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो वो वहां से कमा के भेजते जरूर है पाकिस्तान। जाहिर सी बात उनकी फैमिली होती है, फैमिलीज होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। या कभी प्लॉट्स खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी में होता है, डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट भी चल रहे होते हैं ऐसे कहीं ना कहीं। मैं चूंकि शेयर मार्केट में काम करता हूँ पिछले 1982 से, तो उस वक्त से आज तक दरमियान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल हो गई थी, फॉरनर जो है वो चले गए थे। अब ग्रेजुअली सिंस जनवरी ऑनवर्ड ये कोई 10-12 करोड़ की डॉलर्स की फर्दर परचेज हुई है। सही। तो इट मीन्स कि आने वाले टाइम में बेहतरी का इम्कान है। अगर बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है या फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं या कोई भी है, तो जब वो लेंगे तो उससे डॉलर आएंगे, यहाँ पे हालात बेहतर होंगे। फिर एक रोशन डिजिटल अकाउंट है स्टेट बैंक, उसमें डिपॉजिट आ रहे हैं, बैंकों में डिपॉजिट हो रहे हैं, डॉलर में भी और पाक रुपये में भी, क्योंकि वहां से पैसे आएंगे आपका सिचुएशन ईज होगी। जब सिचुएशन ईज होगी तो उसमें ना हो, प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी थोड़ी कम होंगी। अब ये कब खत्म होगी ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम बेहतर होगा। उम्मीद है कि शायद जो आने वाला उम्मीद है बेहतर होगा, चीजें बेहतर होंगी। चलें जी, कहते हैं ना अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे बहुत सारी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें? वर्ल्ड कप में हमारी टीम आगे जाएगी, उसके लिए तैयारियां करें फिर? नहीं, उसका चांस नहीं है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। हाँ। उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उससे पहले सर्जरी जरूरी है। सर्जरी जरूरी है। सर आप कोई मैसेज देना चाहें? बस यही है कि आप जो भी हमारे दोस्त बाहर गए हुए हैं, चाहे हमारे बॉयज हैं, बड़े हैं, ट्रेडर हैं, जो भी, तो कोशिश करें कि रिमिटेंसेज इधर भेजें मैक्सिमम, ताकि वो यहाँ पे डॉलर आएंगे तो बहुत तरक्की करें। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।